जिन लोगों की शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है उनको कहा जाता है कि वो डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें, या फिर जो लोग दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती उनको ये कहा जाता है कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। खानों के अंदर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने खाएं, और अगर तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई तो तब ये कहा जाता है कि भाई अपना वज़न कम करें ताकि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े और आपके ऊपर असर हो दवाई का। क्या वाकई में इन तमाम चीज़ों का असर होता है, और ये असल में चीज़ें क्या हैं? बैलेंस डाइट लेना ना सिर्फ डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट के लिए बल्कि आम इंसान के लिए भी क्यों ज़रूरी है? ये चंद ऐसी बातें हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के जहन में तो आते हैं लेकिन उनको कई मर्तबा उसका जवाब नहीं मिल पाता। चलते हैं आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी और ये बताऊँगी कि ये तमाम चीज़ें किस तरीके से नेचुरली हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं। मैं डॉक्टर मरियम मनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर तो आप पहली मर्तबा इस चैनल के ऊपर आए हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। डाइटरी चेंजेस किस तरीके से हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। हम अगर रिफाइंड फूड्स लेते हैं, प्रोसेस फूड्स लेते हैं, तो वो हमारी जो बॉडी है उसका जो तमाम मैकेनिज़्म होता है, निज़ाम होता है, उसको ख़राब करते हैं। ओबेसिटी यानी कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर चर्बी डिपॉज़िट होनी शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो इंसुलिन है वो ठीक से काम नहीं करती। एक्चुअल में मैकेनिज़्म क्या होता है कि जिस वक्त हम कोई खाना खाते हैं तो वो हमारे मैदे में जाता है। सबसे पहले उसकी जो कार्बोहाइड्रेट्स है डाइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है मुंह के अंदर, सलाइवा मदद करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एसोफेगस, खाने की नाली से वो स्टमक में मैदे में जाता है, वहाँ पे कुछ डाइजेशन होती है, और फिर जितने भी जो टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं फूड के वो आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। वहाँ पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जितने भी फूड पार्टिकल्स डाइजेस्टेड होते हैं वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं। मसला कहाँ पर आता है कि जिस वक्त हम कोई शुगरी चीज़ खाते हैं तो वो इमीडिएटली हमारे ब्लड के अंदर आती है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज। वहाँ पे यूटिलाइज़ होती है इमीडिएट जो हमारी एनर्जी सोर्स है उसके लिए। फिर वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो लबलबा है, पेंक्रियाज है, वो एक एंजाइम रिलीज़ करेगा जिसको कहेंगे हम इंसुलिन, जो हमारी ब्लड में आएगा, और इस तमाम जो ग्लूकोज होती है ब्लड में आई होती है उसको डिपॉज़िट करता है सेल्स के अंदर, ले जाता है सेल्स के अंदर, और वहाँ पे जाके उस टाइम तक स्टोर रखता है जब तक कि हमें दोबारा से उस एनर्जी की इमीडिएटली ज़रूरत, नीड नहीं होती। ये तो बात हो गई कि नॉर्मल इंसान के अंदर किस तरीके से मैकेनिज़्म काम कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ मिलाइटिस के अंदर से किस तरीके से ये तमाम काम हो रहे हैं, तो जिस वक्त हम डाइट लेते हैं उसके अंदर शुगर ज़्यादा होती है, वो ब्लड के अंदर आई, लेकिन कई मरतबा क्या होता है कि लबलबा इंसुलिन ठीक से नहीं बनाता, जिसकी वजह से वो तमाम जो ग्लूकोज होती है ब्लड में मौजूद होती है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, वहाँ पे स्टोर नहीं हो पाती। उसके अलावा कई मरतबा इंसुलिन तो लबलबा बना रहा होता है लेकिन वो डिफेक्टिव होती है, डैमेज होती है, इस वजह से वो ठीक से काम नहीं करती। और अक्सर औकात क्या होता है कि जो लोग ओबीस होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा फ़ैट होती है कि वहाँ पे इंसुलिन काम नहीं करती। तो ऐसी सूरत के अंदर उनको कहा जाता है कि वो अपने वज़न को कंट्रोल करें ताकि इंसुलिन का असर वहाँ पर हो सके और इंसुलिन ठीक से काम करे। ब्लड के अंदर जो शुगर है, ग्लूकोज़ है, उसको वो लेकर जाए सेल्स के अंदर ताकि हमारा जो ब्लड का सिस्टम है, शुगर का सिस्टम है, वो मेंटेन हो सके। ये हमने बात की कि वज़न किस तरीके से हमारी हेल्थ के ऊपर, स्पेशली डायबिटीज़ मेलाइटस के जो मरीज़ है वो जो इंसुलिन सेक्रीट कर रहे होते हैं
लबलबे के ज़रिए या फिर जो बाहर से इंसुलिन ले रही होते हैं, अगर उस पे इफ़ेक्ट नहीं कर रहा ग्लूकोज़ के ऊपर वो इंसुलिन, तो उसकी रीज़न क्या है? इस वजह से उनको अपना वज़न कम करना ज़रूरी होता है। और रीज़न क्या आती है कि कई मर्तबा हम ऐसे खाने खाते हैं कि जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है कि जिस वक़्त हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है, और जिस तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होता है ये डिपेंड करता है उस खाने के ग्लाइसीमिक इंडेक्स के ऊपर। कुछ खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो खाने शुगर को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करते हैं ब्लड के अंदर, वो शुगर की स्पाइक नहीं होने देते। तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ होते हैं उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने खाने हैं। कौन कौन से खाने हैं जो वो खा सकते हैं या इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं? उन खानों का अगर मैं ज़िक्र करूं तो उसमें आ जाती हैं लिग्यूम्स आते हैं, दालें आती हैं, उसके अलावा हेल्दी फ़ैट्स आते हैं। हेल्दी फ़ैट्स के अंदर एवोकाडो आ जाता है, उसके अलावा फ़ाइबर्स आते हैं। कौन से वाले फ़ाइबर्स? अब दो तरह के फ़ाइबर्स होते हैं, एक होता है सॉल्युबल और दूसरे होते हैं इनसॉल्युबल। यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है सॉल्युबल फ़ाइबर्स की, और ऐसे सॉल्युबल फ़ाइबर्स हमें मुख्तलिफ़ खानों से आते हैं। यहाँ पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगी एप्पल का। इसके अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फ़ाइबर्स होते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा कि पेक्टिन, बहुत ज़्यादा आप ज़िक्र सुनते होंगे कि जी ये एप्पल के अंदर मौजूद होता है। सो ये बहुत अच्छा होता है, फ़ाइबर होता है जो ना सिर्फ हमारी डाइजेशन के लिए बेहतर होता है, हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के लिए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये शुगर को भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता है। लेकिन मैंने हमेशा से आपको यही बोला है कि अगर तो कोई चीज़ अच्छी है तो वो तब तक ही अच्छी रहेगी जब तक आप उसको एतदाल के अंदर इस्तेमाल करें। जहाँ पे आपने एक लिमिट छोड़ी, वो अच्छी चीज़, चाहे कोई भी अच्छी चीज़ हो, वो बुरी बन जाएगी। इसलिए आपने जब भी खाना है तो आपने कोशिश करनी है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर खाएं। बैलेंस डाइट की जब बात आती है तो वहाँ पे पोर्शन कंट्रोल का भी जिक्र आता है, क्योंकि जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों ही मौजूद हैं। अब आपके ज़हन में ये भी आएगा कि फ़ैट कैसे मौजूद हो गई जब हम कहते हैं कि हमें फ़ैट नहीं लेनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है और क्लियर कट बात है कि आपको फ़ैट अपनी रेगुलर डाइट में कंज्यूम करनी है, लेकिन कौन सी वाली फ़ैट? जो हेल्दी फ़ैट है। और वो कहाँ से आएगी? आपको मुख्तलिफ़ खानों से आती है, जिसमें एवोकाडो का मैं ज़िक्र करूँगी। अगर तो वो अफोर्डेबिलिटी रेंज में नहीं आता तो आप उसको स्किप कर दें, आप ना लें उसको। आप कोई और ऑप्शन की तरफ जाएं जिसमें आप फ़िश ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं। उसके अलावा आपने हेल्दी प्रोटीन्स लेनी होती हैं, लिग्यूम्स लेने होते हैं। आपने अपनी डाइट के अंदर जितने भी ये जो सलाद वग़ैरह होते हैं इसको इस्तेमाल करना होता है। टमाटर का इस्तेमाल करें अगर तो आपका यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो तब उसको गोश्त भी इस्तेमाल नहीं करना, उसको चिकन नहीं लेना, अवॉइड करना है। सो ये तमाम चीज़ें हर इंसान को, किसी ना किसी इंसान को किसी ना किसी जगह पे रिस्ट्रिक्शन फ़ेस करनी पड़ती है। और जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि ये आपको आपका कंसल्टेंट बेहतर तौर पे बता सकता है कि आपके लिए कौन सी फूड को वो रिस्ट्रिक्ट करेगा आपकी हेल्थ के हिसाब से। अब ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि लोग बहुत तंग आते हैं, स्पेशली जो डायबिटीज़ मेलाइटस जिन लोगों को शुगर होती है, वो कहते हैं जी हमें तो मीठा ही खाना है। भाई आप खाइए मीठा, लेकिन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन तो आपको टॉलरेट करनी होंगी ना। आप मीठा खाएं, मीठे के अंदर आप कोशिश करें कि वो खाने खाएं, वो खाने चुनें कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रिफ़ाइंड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, आप उनसे बचें। अब लोगों के ज़हन में आता है कि भाई एक खौफ तारी हो जाता है कि भाई आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने क्योंकि आपको शुगर है। भाई आप ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, लेकिन
आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, ज्वार जौ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने जो रिफाइंड आटा है, सफ़ेद आटा है, आपने उससे बचना है। उसी तरीके से आपने वाइट ब्रेड नहीं लेनी, आपने सफ़ेद रोटी नहीं खानी, आपने ब्राउन ब्रेड लेनी है, ब्राउन राइस लेने हैं। सो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो अगर आप कर लेना तो आप मीठा भी खा सकते हैं और अपनी जो शुगर है उसको नेचुरली भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो लोग अपनी डाइट में ठीक से पानी का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि डाइटरी मॉडिफिकेशंस के लिए, हेल्दी डाइट के लिए, बैलेंस डाइट के लिए, साथ वाटर इनटेक, स्टे हाइड्रेशन एक बहुत ही अहम जुज़ है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। चलिए, जहाँ पे हमने ज़िक्र किया है डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बारे में, थोड़ा सा ज़िक्र करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के। ये क्या चीज़ है आखिर? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का अगर ज़िक्र करें तो हमने इसके अंदर कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर अपनाना होता है, कुछ चीज़ों को हमने अवॉइड करना होता है। जिन चीज़ों को अपनाना है उसके अंदर आता है कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर तो आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ इशू नहीं है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स जिसके अंदर हार्ट की डिज़ीज़ या फिर कोई किडनी की डिज़ीज़ नहीं है, उसके अलावा आप अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए आपने एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का रूटीन का हिस्सा बनाना है। साथ में किस चीज़ को अवॉइड करना है, आपने अल्कोहल और स्मोकिंग को कम्प्लीटली क्विट कर देना है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी हेल्थ को ख़राब करती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे रिगार्डलेस कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर आपको कोई और हेल्थ इशू है या फिर आप एक नॉर्मल लिविंग करना चाहते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से अगर कोई नॉर्मल इंसान भी होगा उसकी हेल्थ ख़राब होगी, और अगर किसी को और अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा वर्स होंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको ये थोड़े से जो चंद नेचुरल पॉइंट्स बताए हैं ना, अपनी शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ही हेल्पिंग लगे होंगे। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।